स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फर्स्ट क्लास ले रहे हैं। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने आपको इसके सिलेबस के बारे में बताया था, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर 3 ईयर LLB कोर्स के लिए है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 1 करने के पहले मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का हो, उसके मोरलेस सेम फंक्शंस होते हैं और उसकी सेम इम्पोर्टेंस है हर एक कंट्री में। किसी भी कंट्री में एक रूलर क्लास होती है या गवर्नमेंट कह सकते हैं, और एक सब्जेक्ट होता है जो जनता होती है, पब्लिक होती है उस पर्टिकुलर कंट्री की। एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को डिसाइड करता है, सुनिश्चित करता है, एसर्टेन करता है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, उसका कैसे इलेक्शन होगा, उस कंट्री की गवर्नमेंट को रन करने के लिए जो उसके ऑर्गन्स होंगे वो किस तरह से आपस में एक रिलेशनशिप बना के चलेंगे, और हर एक की अपनी लिमिट्स हैं, अपनी पावर्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का होता है वो उसके सिटीज़न के राइट्स को एक तरह से सिक्योर करना, और गवर्नमेंट अपनी मनमानी ना करे, अपने डिस्क्रिशंस ना करे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की हार्डकोर डेफिनेशन की बात की जाए तो उस डेफिनेशन में जो मेन कंपोनेंट्स हैं, जो मेन प्लेयर्स हैं, वो वहाँ के रूल्स होंगे, वहाँ के रेगुलेशंस होंगे, एक फ्रेमवर्क होगा जिसमें वहाँ की गवर्नमेंट काम करेगी, और उस फ्रेमवर्क में उस गवर्नमेंट की जो फंक्शंस हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, और पब्लिक का, सिटीजन्स का या उस कंट्री में रहने वाले किसी भी व्यक्ति का जो एक राइट है उसको सिक्योर किया जाएगा, बट विद इन द पैरामीटर कि देश की इंटीग्रिटी और देश की सिक्योरिटी के साथ में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स उस कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड हैं उनको वायलेट करने का किसी को भी राइट नहीं है। लेट अस स्टार्ट। यू सी दैट Constitution, if you go by definition, it is the collection of principles and body of fundamental rules that can be written or that can be unwritten, on which outline of the framework of the procedure and the procedure of government defines its power and function. दैट मीन यहाँ तक ये इस बात को बताया है कि प्रिंसिपल्स की और कुछ फंडामेंटल रूल्स के कलेक्शन है जो रिटन भी हो सकती है, अनरिटन भी हो सकती है, जो कि आउटलाइन करती है फ्रेमवर्क एंड प्रोसीजर ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का क्या फ्रेमवर्क होगा। उस फ्रेमवर्क का मतलब जैसे फेडरल फॉर्म स्ट्रक्चर है या हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, जो हमारा बेसिक यहाँ पर टॉपिक है जिसके अंदर के हम स्टार्ट करते समय से कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क का मतलब है किस टाइप की गवर्नमेंट वहाँ पर होगी और उस गवर्नमेंट को रन करने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। उसमें उसकी पावर्स और उसके फंक्शंस को डिफाइन किया होगा, एंड इट प्रोवाइड्स हाउ कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मे बी मेड। दैट मीन इफ़ यू वांट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, देन व्हाट आर द स्टेप्स एंड प्रोसीजर्स वी हैव टू फॉलो, दैट गवर्नमेंट हैज़ टू फॉलो टू मेक दोज चेंजेस, एंड अप टू व्हाट एक्सटेंट दोज चेंजेस कैन बी मेड, दैट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, and the manner in which the said power and functions are to be exercised. That means if you want to change the constitution, then in what manner this power can be exercised by that government. Their interrelationship, relation between various organs of the government and the people of country. Different organs के बीच में क्या relation होगा और पीपल ऑफ कंट्री का गवर्नमेंट के साथ में क्या रिलेशन होगा, उन ऑर्गन्स के साथ में क्या रिलेशन होगा, ये सारे फंडामेंटल चीज़ें आपको इन पॉइंट्स को
हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया है, वेरियस ऑर्गन्स। वेरियस ऑर्गन्स से क्या मतलब है? वेरियस ऑर्गन्स से मतलब है कि उस पर्टिकुलर कंट्री को रन करने के लिए कितने डिविजन्स किए गए हैं डिपार्टमेंट्स के। जैसे हमारी कंट्री में मेन ऑर्गन्स जो हैं, आप देखिए कि लेजिस्लेचर इज़ द नंबर 1, एग्जीक्यूटिव इज़ द नंबर 2 and judiciary is the number 3. These are the main organs which is defined in our constitution to run this country. Legislature, you know, parliament is the part of legislature, and what it do, it makes laws. पार्लियामेंट में लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं देश को रन करने के लिए। अब इसके कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? प्रेसिडेंट, देन लोकसभा दैट इज हाउस ऑफ पीपल, एंड राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट. दीज आर द 3 फंडामेंटल यूनिट्स which forms the parliament and which form the legislature in broader sense. Then executive. What is the main function of executive? The laws which are made by the parliament, the duty of executive is to enforce or implement those laws. That means to enforce and to implement those laws. Now it also has president, vice president, prime minister along with council of ministers, and administrative machinery, that is civil services and other government servants comes under this category, who supports or who through whom government implement or enforce those laws. And last but not the least, the judiciary. Now what is the role of judiciary? Parliament makes the laws. Those laws are implemented and enforced by the legislature, by the executive, and to interpret those laws, that is the function of judiciary. Interpret those laws is the function of judiciary, number 1. Number 2, they settle the dispute, and number 3 is the most important function, is they safeguard the constitution. If a law is made by parliament, if that law is not as per the norms of the constitution, then one may approach the Supreme Court or High Court. Even they themselves can take cognizance, suo moto. So those laws can be repealed, those laws can be modified, or those laws can be sent back to the parliament for reconsideration by these courts. Now judiciary comprised of Supreme Court of India, High Courts at state level, then district and subordinate courts at lower level, and other courts and tribunals like NCLT, NCLAT, and other income tax tribunals, and their service tribunals. So there are many other tribunals are there. Some tribunals are governed by this Arbitration Act also. So this is the fundamental organs which is the main part of our country's government. So government comprised of legislature, executive, and judiciary. A very brief description is given of these 3 organs herein, because we are in the very first lecture and we just want to make students understand that what is constitution and what is the main purpose of constitution. So that was the first definition. Second part is, it guarantees, what guarantees? Constitution guarantees the right of the country's citizen and define the operation of the sovereign power. That means what are the rights of citizen, their duties also are there, and how that particular sovereign power, that means the government of India, functions, its operations, how it can be controlled through constitution. Next one is, its aim to limit the arbitrary action of government and provide certain protection to the citizen against arbitrary governmental action. Against arbitrary governmental action, protection is provided
under our constitution. तो students, constitution protects the rights of citizen from the arbitrary action, if any, taken by the government. इस particular जगह पर that citizen can go to the Honorable High Court, Honorable Supreme Court as per the requirement of the case, और वहाँ पर हर तरह का प्रोटेक्शन दिया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता। कोई कानून ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट हो, और इसके लिए प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम दिए हैं, जिनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके बाद जब हमने कहा था कि रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है, तो यूनाइटेड किंगडम का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में, लेकिन वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन, यूके के कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा माना जाता है कि वो अनरिटन फॉर्म में है। लार्जली उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, स्टैट्यूटरी, पार्शली कॉमन लॉ एंड पार्शली कन्वेंशनल्स। स्टैट्यूटरी डेफिनेटली जो पार्लियामेंट पास करती है, लॉज जो एक्ट्स बनाती है, उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं, जो कि उसको गवर्नमेंट के यानी पार्लियामेंट के अप्रूवल है। दूसरा है कॉमन लॉ। कॉमन लॉ में कौन से होते हैं? कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड जजेस मेड बाय द डिसीजंस। दैट मीन जजेस जो डिसीजंस बनाते हैं, देते हैं डिफरेंट केसेस के अंदर, उन डिसीजंस को भी लॉ की कैटेगरी में ले लिया जाता है यूके में, और वो कॉमन लॉ कहलाता है, तीनों मिलके। और इसके अलावा कन्वेंशंस। कन्वेंशन आप इस तरह से अंडरस्टैंड करिए कि हर एक कंट्री में कुछ इस तरह के प्रेसिडेंट बन जाते हैं पार्लियामेंट्री एक्ट में, जो कि एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करता, कोई अपोज नहीं करता उन्हें, और लेटर ऑन उन पर्टिकुलर स्टेप्स को या उन पर्टिकुलर ऑपरेशंस को, फंक्शंस को मान लिया जाता है कि लॉफुल है। इस पर्टिकुलर में कन्वेंशन को अगर हम पहले लेते हैं तो आप कन्वेंशन देखिए कौन कौन से हैं। जैसे हमारे यहाँ पर हंग लोकसभा सिचुएशन, अगर जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला होता है तो उसको हम हंग लोकसभा कहते हैं। और ऐसी लोकसभा में इट इज़ अपन द प्रेसिडेंट टू डिसाइड विच लीडर विल बी इन पोजीशन टू ग्रैस्प सच मेजॉरिटी सपोर्ट। तो जब लोकसभा में किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, आपको पता है 50% से ज़्यादा सीट्स अगर किसी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बनाना ज़रूरी है, वो कोलिशन गवर्नमेंट भी हो सकती है और एक इंडिविजुअल पार्टी भी उसे अटेंड कर सकती है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो वहाँ पर प्रेसिडेंट का अपना डिस्क्रिशन होता है कि वो किस दल को, किस पार्टी को, नेता को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बुलाए, और ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। ये कन्वेंशन है कि पहले स्टार्टिंग से ही इस पर्टिकुलर चीज़ को, जब इस पर्टिकुलर पावर को प्रेसिडेंट एंजॉय करते आ रहे हैं। अब सेकेंडली अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय प्रेसिडेंट। कुछ कंडीशन में अगर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है या वो रिज़ाइन कर देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर के लिए, नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए किस दल को और किस लीडर को बुलाना है, ये भी डिस्क्रिशन है प्रेसिडेंट का। वो अपनी विजडम का यूज़ करके वहाँ पर उनको बुलाते हैं। देन डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। बिफोर 5 ईयर टेन्योर के पहले अगर डिज़ोल्व करनी है लोकसभा या राज्यसभा, तो लोकसभा डिज़ोल्व करने की पावर प्रेसिडेंट के पास में, और विधानसभा को डिज़ोल्व करने की पावर गवर्नर के पास है। तो यहाँ भी उनका डिस्क्रिशन होता है कि जो सिचुएशन है, जो रिपोर्ट्स हैं, उनके बेसिस पर वो ऐसा मानते हैं कि डिज़ोल्व करना चाहिए या उसे नहीं डिज़ोल्व करना चाहिए। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर कई बार इस तरह का डिसीजन आया है जहाँ पर कि गवर्नर के फैसले को बदला गया है, लेकिन तब भी ये कन्वेंशन है कि एक बार तो वो सरकार को डिसमिस कर ही देते हैं। देन द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन। दिस कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट्स एज दे आर नॉट रिटन इन एनी लेजिस्लेशन ऑफ द कंट्री। जो जितने भी तरह के ये जो कन्वेंशंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स जिन पदों को मिली हुई है, और वो अपने पावर्स का यूज़ करते हैं, जैसा कि ऊपर 3 एग्जांपल्स बताए हैं, वहाँ पर किसी कोर्ट के थ्रू आप इस कन्वेंशन को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकते, उसकी इन्फोर्स नहीं करा सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अब इसके बाद में एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो जुडिशरी से रिलेटेड है,
कि बट द जुडिशरी एज ए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑलवेज कम फॉरवर्ड इन इंटरप्रेटिंग द सेम। दैट मीन अगर किसी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया है आर्टिकल 356 के तहत, तो वहाँ पर अपोजिशन पार्टी या वो पार्टी जिसको एग्रीड पार्टी है वो जा सकती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास, और वहाँ पर अपने जुडिशियल विजडम का यूज़ करके सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख सकता है और इस पर अपना डिसीजन दे सकता है कि ये पर्टिकुलर डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशनल था या नहीं था। तो जुडिशरी discrediting the executive role in the appointment of judges and thus upholding the existing constitutional convention regarding independence of judiciary। जुडिशरी का आपको जैसा मालूम है कि अपना कोलिजियम है जिसके थ्रू जजेस को सुप्रीम कोर्ट या कुछ हाई कोर्ट्स के जजेस को बनाया जाता है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव अगर चाहे कि हम जजेस को अपॉइंट कर दें वो पॉसिबल नहीं है। हालांकि जुडिशियल सर्विसेज हैं जो कि लोअर कोर्ट्स में के लिए होती हैं, और लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के जजेस को आगे प्रमोट करने के लिए भेजने के लिए जो एक कोलिजियम है या जो जुडिशियल ऑफिशियल्स का सिस्टम है, जजेस का एक पर्टिकुलर अपनी कमेटी है, उसके थ्रू ही उनका सिलेक्शन होता है। इसका मतलब जो जजेस हैं वो उनका अपॉइंटमेंट करके इस बात को बताना चाहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, उसके अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंट हैं। तो जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के अपने अपने दायरे हैं, अपने अपने काम करने के एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें उसे काम करना है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कुछ कन्वेंशंस इस तरह की हैं, जो कन्वेंशन का यहाँ पर ऊपर रेफरेंस आया कि यूनाइटेड किंगडम में कन्वेंशंस के बेसिस पर भी लॉ बने हुए हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बराबर है। अब इसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं क्या। देखिए, जैसा बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पज़ है कि उस कंट्री की गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, उस कंट्री के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनका आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप होगा, और उस कंट्री की गवर्नमेंट का सिटीज़न के साथ में किस तरह का सामंजस्य बैठेगा, किस तरह से उनके बीच में एक सिस्टम बनेगा कि दोनों एक दूसरे के राइट्स को सेफगार्ड करके चलें। अब गवर्नमेंट के राइट्स तो जनता सेफगार्ड करेगी नहीं, वो तो जिस समय इलेक्शन होता है, इलेक्शन के समय जनता के हाथ में पावर होती है। लेकिन थ्रू आउट टेन्योर ऑफ ए गवर्नमेंट वो कोई भी ऐसा एक्शन ना ले, कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो कि जनता की जो मेजॉरिटी की फीलिंग्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, उसके अगेंस्ट ना हो। इसके लिए जजेस, इसके लिए कोर्ट्स हैं और वो उसको इंटरप्रेट करती हैं और समय समय पर ऐसे डिसीजंस देती रही हैं कि वो जो जजमेंट्स या जो डिसीजंस गवर्नमेंट ने लिए हैं उनको उन्होंने रिवर्स कर दिया है। तो यहाँ पर मेन पर्पज़ ये है कि दो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को बताने का कि दोज लॉज विच रेगुलेट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। डिफरेंट ऑर्गन्स आपने बताया कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशरी है, कि डिफरेंट ऑर्गन्स ठीक से इंडिपेंडेंटली काम करते रहें और एक दूसरे के जो इंटर रिलेशनशिप है उसको भी मेंटेन रखें, एक दूसरे के एरिया में इंक्रोच ना करें। उस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं, उसमें लॉज हैं, उसमें आर्टिकल्स हैं। एंड टू द सिटीज़न, और सिटीज़न के साथ में उस सरकार का किस तरह का संबंध रहेगा वो भी यहाँ से पता लगता है, ताकि मेन फंक्शंस जो हैं गवर्नमेंट के उसको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के थ्रू ही हम समझ पाते हैं और कोर्ट्स इंटरप्रेट कर पाती है। इसमें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ इज़ द पार्ट ऑफ द लॉ विच रिलेट्स टू द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री। दैट मीन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का जो लार्जर या ब्रॉडर पिक्चर है वो यही है कि गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी, गवर्नमेंट और सिटीज़न के बीच में किस तरह का रिलेशन रहेगा, गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स किस तरह से स्मूथली फंक्शन करेंगे, एक दूसरे के एरिया में इंक्रोच नहीं करते हुए, एक दूसरे की पावर्स को नलीफाई नहीं करते हुए। कई बार एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी आपस में कन्फ्लिक्ट की स्टेज में आते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है,
और जो पास्ट में जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो हेल्प करते हैं उस पर्टिकुलर कन्फ्लिक्ट या उस सिचुएशन से बाहर निकलने में। इस तरह से हम बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि लीगल रूल इन स्ट्रिक्ट सेंस, एक पर्टिकुलर लॉ बन गया स्ट्रिक्ट सेंस में, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट में स्ट्रिक्ट सेंस में ये लॉ है कि आप किसी के राइट्स को इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। एक दूसरा सिटीज़न या कोई गवर्नमेंट या कोई डिपार्टमेंट किसी ऑर्डिनरी सिटीज़न के या किसी दूसरे पर्सन के राइट्स को जो कि उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं उसको इन्फ्रिंज नहीं किया जा सकता। ये एक स्ट्रिक्ट लीगल रूल्स हैं जो डिफरेंट आर्टिकल्स के थ्रू सिटीजन्स को मिले हैं। एक दूसरा एस्पेक्ट होता है जो कि यूसेज एंड कन्वेंशन विच विदाउट बीइंग इनेक्टेड आर एक्सेप्टेड एज बाइंडिंग बाय ऑल। अब कन्वेंशंस की बात आई। जब यूके के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कन्वेंशंस को यहाँ पे डिटेल में पढ़ा था। यहाँ उन्हीं कन्वेंशंस की बात हो रही है कि लॉ दो तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं, एक तो स्ट्रिक्ट सेंस में लॉ होता है और दूसरा वो जो कन्वेंशंस के थ्रू इस्टेब्लिश हो गए हैं और उसको अपोज नहीं किया गया है, तो वो भी एक लॉ की शेप ले लेता है। इस तरह से आज हमने इस बात को यहाँ पर इस क्लास में स्टडी किया कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसका पर्पस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ज़रूरत क्या है, क्यों है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की ज़रूरत इसलिए है ताकि किसी भी कंट्री के रूलर्स कोई भी किसी तरह का एक्शन ऐसा ना करें जो एक्शन की जो नाम जनता है उसके अगेंस्ट हो। अब हम इस कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हुए फेडरल स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम करेंगे, लेकिन उसके पहले इस बात को हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट डेट्स या किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके पिछले स्टेप्स क्या थे और क्या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशंस बने थे पहले इंडिपेंडेंस के पहले जिनको कि हमने यहाँ पर फॉलो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, प्लस किन किन कंट्री से हमने क्या क्या बोरो किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टेजेस रही हैं इसकी फॉर्मेशन में और किस तरह से हमने डिफरेंट कंट्रीज़ के लॉज को इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, ये हम इस कंटिन्यूटी में पढ़ते हैं।